वेलकम दोस्तों, रॉय क्लासेस के चैनल पे मैं अर्पित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग सीडीपी कंप्लीट किए, मैथ के शिक्षण को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे और उससे एक अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा होगा। और यदि आपको लगे कि नहीं कोई टॉपिक छूटा या किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मैं उसे अगले वीडियो में जरूर इंक्लूड कर लिया करूँगा। तो अब हमारा जो शिक्षण, कुछ बच्चों ने कहा सर पर्यावरण का शिक्षण पढ़ाने के लिए, तो देखिए पर्यावरण के शिक्षण में कोई विशेष अलग चीज होती नहीं। मूल्यांकन जांच करने के तरीके भी वही होंगे, विधियां भी लगभग वही होती है। हाँ, कुछ पॉइंट अलग होते हैं जो आपके समझ या नजरिए की बात होती है कि उसका अलग होना ही पड़ता है। तो आज हम शुरू करेंगे पर्यावरण शिक्षण। पर्यावरण शिक्षण, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो शुरू होगा पर्यावरण शिक्षण। मतलब कि हम आज ईवीएस के शिक्षण को देखेंगे। तो पर्यावरण शिक्षण पहले कहते किसे हैं, देखिए पर्यावरण तथा बालक के बीच के अंतःक्रिया को पर्यावरण शिक्षण कहते हैं। पर्यावरण शिक्षण कहते हैं। अब ये कोई याद करने की चीज नहीं कि आप इसको भी याद करने के लिए लेके बैठ जाइए। पर्यावरण शिक्षण का ये कोई याद करने की चीज नहीं कि मैंने पॉइंट लिखा अब याद करिए। पर्यावरण शिक्षण का मतलब होता है कि पर्यावरण और जो बच्चे हैं, इन दोनों के बीच क्या होनी चाहिए, अंतःक्रिया। यानी इन दोनों के बीच जो अंतःक्रिया होती है, जब बच्चे आसपास के पर्यावरण से अंतःक्रिया करते हैं, अंतःक्रिया का मतलब कि जब उसमें उसके बारे में जानते हैं, कुछ जिज्ञासा उठती है, उसमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया होती है, तो उसके द्वारा बच्चे जो भी चीजें सीखते हैं वो सभी पर्यावरण शिक्षण होती है। और पर्यावरण शिक्षण की बात की जाए तो एक तरीके से इसके बारे में कहा जाता है कि बच्चों को पढ़ाए जाने का माध्यम भी पर्यावरण होना चाहिए। बच्चों को पढ़ाया भी जाए पर्यावरण, और किस लिए पढ़ाया जाए, पर्यावरण के लिए पढ़ाया जाए। पर्यावरण के माध्यम से पढ़ाया जाए, पर्यावरण के लिए पढ़ाया जाए और पर्यावरण पढ़ाया जाए। वो टॉपिक अभी आगे आकर मैं एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। तो देखिए पर्यावरण शिक्षण होता है कि पर्यावरण तथा बालकों के बीच की जो अंतःक्रिया होती है और उसमें जो बच्चे चीजों को सीखते हैं वो कहलाता है पर्यावरण। और पर्यावरण बहुत ही अहम चीज है और बहुत ही अहम टॉपिक भी है। यदि आपके शिक्षण में देखा जाए तो 15 नंबर यही आते ही हैं। तो पर्यावरण की बात किया जाए तो पर्यावरण और बालक के बीच अंतःक्रिया को पर्यावरण शिक्षण कहते हैं। अब सबसे बड़ी चीज जो कि हर बच्चे के दिमाग में बैठा होता है कि पर्यावरण शिक्षण में ये सिखाया जाता होगा कि भाई पर्यावरण कैसे बचाया जाए, पेड़ पौधों के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में बताया जाता होगा। यदि कोई पूछ दे भाई पर्यावरण क्यों पढ़ाया जाता है, तो आपके दिमाग में पहली बात यह थी कि पर्यावरण मतलब पेड़ पौधे, प्रदूषण, इन सभी चीजों से रक्षा करनी है, धरती को बचाना, ये सभी चीजें सिखाया जाए। तो एक बात आप सोच के देखिए कि एक कक्षा 3 में पढ़ने वाला बच्चा है, अब आप उसको ये सिखाने शुरू किए कि नहीं अम्लीय वर्षा क्या होती है, इससे बचाना है, वो थोड़ी ना अम्लीय वर्षा कराने के लिए जिम्मेदार है। जिम्मेदार तो वो वयस्क लोग होते हैं जो पढ़ने लिखने के बाद भी वैसे कार्य को करते हैं। तो पर्यावरण का असल में उद्देश्य क्या है, क्यों हम किसी बच्चे को पर्यावरण पढ़ाते हैं, पर्यावरण में कौन कौन सी चीजें आती हैं जिस पे हमको ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि यदि हमेशा से कहता हूं, आपने शिक्षण के बेस को पकड़ा कि सीटेट आखिर एक टीचर के रूप में आपके अंदर क्या देखना चाहता है, तो आपसे क्वेश्चन यूं लग जाते हैं। और वही जब आप बेस नहीं पकड़ते तो बस आप याद किए रहते हैं कि रटना गलत है तो ये सही है, तो ये गलत है ये सही है, और उसमें आपको वही लगते हैं कुछ क्वेश्चन और बाकी आपके छूट जाते हैं। तो वही सिमट के आप 82, 90 तो 81 पे रह जाते हैं। तो पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत देखा जाए तो 3 सेक्शन आते हैं। पर्यावरण शिक्षण की बात करूं तो इसके अंदर अगर 3 सेक्शन आते हैं आपके। एक तो खुद होता है पर्यावरण, एक होता है सामाजिक, और एक सेक्शन होता है आर्थिक। अभी याद करने वाली चीज नहीं कि बैठ के अभी याद करने लगता है कि पर्यावरण में 3 सेक्शन आते हैं, बस समझो। पर्यावरण में बात आती है पेड़ पौधों की, बात करेंगे हम, बच्चे को पेड़ पौधों के बारे में बताएंगे, पेड़ पौधों से सरोकार उत्पन्न करेंगे, लगाव उत्पन्न करेंगे, बताएंगे कि प्रदूषण किस बला का नाम है, ये प्रदूषण की वजह से क्या क्या कमी, धरती पे बीमारियां फैले प्रदूषण की वजह से, कैसे धरती का जो पर्यावरण खराब होते जा रहा है। तो प्रदूषण के बारे में बताएंगे, पेड़ पौधों के बारे में बताएंगे, वन हो गया, जंगल हो गए, इनके फायदे बताएंगे, नदियों के बारे में समझाएंगे इनकी क्या भूमिका होती है। तो इन सभी चीजों के बारे में जब हम पढ़ाते हैं तो ये आते हैं किसमें, पर्यावरण में, टॉपिक में। पर्यावरण का पहला सेक्शन होता है खुद पर्यावरण। सामाजिक की बात की जाए
तो इसी पर्यावरण को बोलते हैं प्राकृतिक। कि जब आप प्राकृतिक चीजों के बारे में बच्चों को ज्ञान देते हैं कि नहीं, पेड़ पौधे क्या है, धरती पर प्रदूषण कैसे फैलता जा रहा है, पेड़ पौधों को काटने से क्यों बचाना चाहिए, आखिर उनकी अहमियत हमारी जिंदगी में क्या है, जब इन सभी चीजों के बारे में पढ़ाते हैं तो आप क्या पढ़ा रहे हैं, प्राकृतिक चीजों के बारे में पढ़ा रहे हैं या पर्यावरण के बारे में। लेकिन पर्यावरण का ही एक खुद सेक्शन है, जो आप ईवीएस आप बोलते हैं ना कि ईवीएस 30 नंबर का आता है, तो ईवीएस का ही एक सेक्शन है सामाजिक। सामाजिक में आ जाता है आपके आसपास का जो समाज होता है, उस समाज में क्या कमी है, उस समाज में जो समाजीकरण होता है कि कैसे उस समाज में मिल घुल के रहना चाहिए, ये बच्चों को बताते हैं। उस समाज में कमी क्या है, जैसे कमी में देखें तो आप एक क्वेश्चन हमेशा लगाते हैं, लिंग रूढ़िवादिता। जो सबसे बड़ी कमी है लिंग रूढ़िवादिता की, या फिर हम लिंग की जगह सही शब्द होगा यदि मैं प्रयोग करूं, जेंडर, कि जेंडर रूढ़िवादिता की, कि नहीं लड़के ये काम नहीं कर सकते, लड़के ये काम कर सकते, ये काम लड़कियों के लिए बना हुआ है। ये एक बहुत बड़ी कमी है अपने समाज के अंतर्गत। तो सामाजिक वाले में हम पढ़ाते हैं समाज के बारे में कि समाज में देखो भाई परिवार क्या होता है, लड़के और लड़की को कैसे समानता चाहिए, कैसे हर एक धर्म सभी का सम्मान करना चाहिए। तो मतलब एक समाज में रहने के लिए, एक समाज को अच्छा बनाने के लिए हमें जो भी उसे सिखाना होता है वो आता है समाज वाले सेक्शन में। इसमें हम उसे सामाजिकरण के बारे में सिखाते हैं कि भाई देखो सामाजिकरण क्या होता है। आप पढ़े होंगे कि सामाजिकरण दो तरह का होता है, यदि आपने पिछला सेक्शन देखा होगा तो एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। प्राथमिक में परिवार आता है, द्वितीयक में विद्यालय आता है। तो सारी चीजें, समाज क्या होता है, परिवार क्या होता है, जेंडर रूढ़िवादिता क्या है, इसको कैसे खत्म करना है, इन सभी चीजों के बारे में जब ज्ञान देते हैं, समाज में क्या क्या कमियां हैं। जैसे समाज में एक कमी है जेंडर रूढ़िवादिता, जो मैंने आपको बताया। समाज में एक कमी है बाल श्रम की, बाल मजदूरी की। तो इन सभी चीजों के बारे में जब बच्चों को जागरूक किया जाता है तो ये हमारा पर्यावरण का कौन सा उद्देश्य होता है, सामाजिक उद्देश्य। एक होता है आर्थिक। आर्थिक मतलब धन दौलत नहीं है, आर्थिक मतलब नैतिकता, या बात करूं आर्थिक अर्थ स्वस्थ आदत, या बात करूं तो आर्थिक का अर्थ है एक अच्छा व्यवहार। ये सारी पढ़ाई लिखाई तो एक तरफ होती है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना ये अलग बात होती है। सारी पढ़ाई लिखाई एक तरफ होती है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना ये अलग बात होती है। तो किसी बच्चे को ईवीएस या पर्यावरण पढ़ाने के जो हमारे उद्देश्य होते हैं, टारगेट होते हैं, ये तो बात की बात है, इसको हटाइए। सबसे पहला टारगेट होता है कि बच्चों को समाज के बारे में बताया जाए, समाज में क्या कमी है ये बताया जाए, कि समाज में जो जेंडर रूढ़िवादिता हुआ, बाल श्रम हुआ, बाल मजदूरी हुआ, इन सभी के प्रति बच्चों को जागरूक बनाया जाए, बच्चों को समाजीकरण कराया जाए उनका अच्छे से। बच्चों को परिवार हो गया, सभी धर्मों का सम्मान करना, कैसे एक सभी को समानता है, तो कैसे सभी को बराबर का अधिकार प्राप्त हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। इन सभी चीजों के बारे में जो डिटेल देना हमारे पर्यावरण शिक्षण का ही उद्देश्य होता है। पर्यावरण शिक्षण का ही उद्देश्य होता है कि बच्चों को नैतिकता भी सिखाई जाए, बच्चों के अंदर स्वस्थ मतलब अच्छी आदतें लाई जाए, बच्चों को अच्छा व्यवहार सिखाया जाए, बच्चों को सिखाया जाए कि कैसे वो उसके अंदर ये विकास किया जाए, ताकि कल के डेट में वो समझ सके कि नहीं ये चीज करना गलत है, ये अनैतिक कार्य है, इसे करना गलत है, तो उन चीजों से दूर रहे, एक वो अच्छा नागरिक बन सके, अच्छा इंसान बन सके। तो ये सभी जो टारगेट है, ये टारगेट होता है हमारा पर्यावरण शिक्षण में। पर्यावरण शिक्षण मतलब क्या, कि आप बच्चों को पढ़ा रहे तो उसका उद्देश्य क्या है। तो ये सभी जो टारगेट होते हैं ये हमारे उद्देश्य होते हैं किसी बच्चे को पर्यावरण पढ़ाने के। अब जैसे कि मैं बात करूं आपको कुछ पॉइंट की, मैं कुछ पॉइंट बता देता हूं, इसे याद करने की जरूरत नहीं, बस एक मेंटेलिटी बैठाइए। हर सब्जेक्ट के शिक्षण का अलग उद्देश्य होता है। गणित पढ़ाने का हमारा उद्देश्य था कि गणित के अंदर तर्क शक्ति का विकास करना, गणित को उसके भावी जीवन से जोड़ना, उसके दैनिक जीवन का आधार बनाना गणित को, ताकि बच्चों को गणित बिल्कुल सरल हो जाए, उसके अमूर्त चिंतन का विकास करना, बच्चे का गणितीकरण करना, बच्चे के अंदर तर्कणा शक्ति का विकास करना है, तो अब सारी चिंतन का विकास करना, ये आपके गणित के उद्देश्य थे। पर यदि हम पर्यावरण किसी बच्चे को पढ़ा रहे तो एक टीचर को क्या उद्देश्य रखना चाहिए, तो यदि कोई टीचर पर्यावरण पढ़ा रहा है तो उसका ये उद्देश्य होना चाहिए बच्चे को समाज के बारे में बताए, समाज के कमियों अच्छाइयों के बारे में बताए, उन सभी चीजों के प्रति जागरूक बनाए, बच्चों के अंदर नैतिकता की चीजें सिखाए, उससे एक अच्छा इंसान बनना, उससे व्यवहार अच्छी आदतें सिखाएं, और साथ साथ जो पर्यावरण में प्राकृतिक चीजें होते हैं, पेड़ पौधे, वन, नदी, झील, समुद्र, इन सभी चीजों के बारे में बताएं, और साथ में बताएं कि क्या होता है प्रदूषण, कैसे इसके से हमें बचाव करना है। मतलब जो इन्वायरमेंट होता है उसके प्रति एक लगाव, सरोकार की भावना उत्पन्न करें, ताकि आगे चल के वो इन सभी चीजों के प्रति जागरूक हो सके।
तो ये हमारा पर्यावरण पढ़ाने का एक टीचर का उद्देश्य होता है। जब वो क्लासरूम के अंदर जाता है तो ये सोच के जाता है कि पर्यावरण के अंदर हमको इन सभी चीजों के बारे में पढ़ाना है। लेकिन कुछ पॉइंट मैं लिख के रहा हूं जो आपको दिखा देता हूं। जैसे पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो हमेशा जो आपको लगता है ना किसी पेड़ पौधों के बारे में बताना पर्यावरण का उद्देश्य है, वो तो लो लेवल उद्देश्य है। हाई लेवल उद्देश्य तो ये सारी चीजें थी कि समाज के बारे में बताना, मोहल्ले परिवार कमियों के बारे में बताना, उनके प्रति जागरूक। देखिए, लैंगिक भेदभाव, बाल मजदूरी, असमताएं आदि के प्रति संवेदनशील बनाना। पर्यावरण का उद्देश्य होता है कि जो लैंगिक भेदभाव है कि नहीं, लड़का ये काम कर सकता है, लड़की ये काम करेगी, या लड़का लड़की में जो अंतर किए जाते हैं, जो उनको बराबर, लड़कियों को बराबर का अधिकार नहीं मिलता, तो उन सभी के प्रति क्या बनाना, हमें संवेदनशील, ताकि उसके प्रति जागरूक हो सके। बाल मजदूरी हो गया कि जो छोटे बच्चों से काम करवाए जाते हैं, इन सभी के प्रति क्या बनाया जाए, उससे संवेदनशील बनाया जाए। असमताएं, जो असमताएं होते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं कि नहीं, जाति धर्म संस्कृति जो अलग अलग होने पे जो लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, इन सभी प्रति संवेदनशील बनाया जाए, उसे जागरूक बनाया जाए, उसे समझाया जाए कि नहीं ये इन चीज़ों में ये सारी चीज़ें गलत हैं, ताकि कल के डेट में वो एक अच्छा नागरिक बने। क्योंकि जब वही बच्चे कल जाके एक अच्छे नागरिक बनते तो उसी से एक अच्छे समाज का निर्माण होता है, और यही तो आपका फोकस पॉइंट होता है। तो लैंगिक भेदभाव, बाल मजदूरी, असमताएं, इस सभी के प्रति क्या बनाना है, संवेदनशील। ये हमारा पर्यावरण का उद्देश्य है। न्याय, शांति, मानव के अधिकार, मर्यादा, अनैतिक व्यवहार आदि के प्रति संवेदनशील बनाना। उसे मालूम होना चाहिए कि न्याय क्या चीज है, शांति रखना कितनी जरूरी चीज है, उसे मानव के अधिकार पता होने चाहिए, और मानव के अधिकार के साथ साथ उसे पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति की मर्यादा क्या होती है, और साथ में अनैतिक व्यवहार क्या होते हैं, ताकि उन चीजों से वो दूर रहे। अनैतिक और नैतिक व्यवहार उसे पता होना चाहिए। उसे पता होने के समाज में ये सारे व्यवहार अनैतिक होते तो उन चीजों से दूर रहे। उसे मालूम होना चाहिए कि ये व्यवहार करना सही है, ये नैतिक व्यवहार है, तो उन चीजों को अपनाएं। इन सभी के प्रति संवेदनशील बनाने की बात है कि इसकी सूझबूझ, इसकी जागरूकता उसके अंदर होनी चाहिए। एक टीचर का उद्देश्य होता है पर्यावरण पढ़ाते समय। आपको लगता है हमेशा पेड़ पौधे, मैं भी समझ सकता हूँ, ये मुझे भी शुरू में लगता था। विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना। पर्यावरण का यह भी टारगेट होता है कि बच्चों को आप मोटिवेट करें कि वो स्वयं के सीखने पर चिंतन करें कि हमने क्या सीखा, कितना सीखा और कैसे सीख सकते हैं ज्यादा। बच्चे खुद इसके बारे में सोचे, क्योंकि देखिए हमेशा से मैं कहता हूं, चाहे स्व और प्रेरणा हो या फिर खुद से मोटिवेट होना हो, खुद से पढ़ना हो, या खुद से अपनी मॉनिटरिंग करना, या स्व मूल्यांकन हो, वो हमेशा सबसे सही होते हैं। खुद सोचिए, एक बच्चा खुद से मोटिवेट हो रहा है, खुद से प्रेरित हो रहा है, वो खुद से पढ़ाई लिखाई कर रहा है, अधिगम कर रहा है, और खुद से अपना मूल्यांकन भी कर रहा है कि नहीं हमको कितना आया कितना नहीं आया। इससे ज्यादा अच्छी चीज क्या हो सकती है। तो हमारा उद्देश्य होता है कि इसीलिए तो खुद से मोटिवेट होना, स्व प्रेरणा को ही आप बोलते हैं आंतरिक प्रेरणा, जिससे आप हमेशा सही लगाते हैं। स्व मूल्यांकन को ही आप बोलते हैं अधिसंज्ञान या परासंज्ञान, जिसे आप हमेशा सही लगाते हैं। तो बच्चों के अंदर सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, कि वो अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित होता है, कि वो सीख सके कि नहीं कैसे चिंतन किया जाता है, कैसे समझ पाएंगे नहीं जो हम सही कर रहे हैं सही है, क्या हम चीजें हमें आती हैं क्या नहीं आती हैं। खुद का वो निरीक्षण और मूल्यांकन कर सके, उसे किसी दूसरे की जरूरत ना पड़े, ताकि वो सही निर्णय ले सके अपने बारे में। आगे देखिए, समय स्थान स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना। पर्यावरण के टीचर के पास एक ये भी उसका उद्देश्य है कि बच्चे को समय दे, भरपूर स्थान दे, स्वतंत्रता दे भरपूर तरीके से, और उसे आकर्षित करे। आकर्षित करने का अर्थ है कि जैसे किसी विषय में रुचि नहीं है, बच्चे का पढ़ने में रुचि नहीं, तो आप ऐसा इन्वायरमेंट माहौल बनाइए अपने क्लास के अंतर्गत ताकि बच्चे आकर्षित हो सके। भरपूर समय दीजिए, यह नहीं कि तुरंत करना है। स्थान सही चुनिए, आपके बगीचे हो गए, कोई प्लेग्राउंड हो गया, कि क्लास हमेशा बच्चों को बोरिंग समझ में आती, तो आप बगीचे में ले जाइए, ग्राउंड में ले जाइए, जहां उससे आकर्षण पैदा हो और वहां जाने के लिए उतावला हो। तो बच्चे को समय, स्थान, स्वतंत्रता आदि चीजों को देखकर बच्चे को क्या करना, आकर्षित करना। विद्यार्थियों को प्रतिभागी के रूप में व्यवहार करना ज्ञान के निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। देखिए बहुत जरूरी चीज है कि विद्यार्थी को प्रतिभागी के रूप में व्यवहार करना। एक टीचर का यह काम होता है कि जो विद्यार्थी उसे प्रतिभागी बनाए। विद्यार्थी को प्रतिभागी बनाने का अर्थ क्या है कि जैसे क्लास में कोई बच्चा आता है, या फिर आप जैसे भी पढ़े होंगे अभी तक में, उसमें क्या होता था कि आप स्कूल जाते थे सिर्फ पढ़ने के लिए, उसके अलावा आपको कोई दूसरा काम नहीं होता था, कोई दूसरा काम नहीं होता था। लेकिन इसी चीज को सीधे जड़ से चोट मारता है, कहता नहीं, सिर्फ ज्ञान के प्राप्तकर्ता के निश्चित निकाय के रूप में बच्चे को मत लीजिए। बच्चा सिर्फ ज्ञान के निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं है कि ज्ञान प्राप्त करने से स्कूल में नहीं आता।
यदि बच्चा स्कूल में आता है तो उसे प्रतिभागी बनाइए। प्रतिभागी बनाने का मतलब यदि आप कोई समारोह या आयोजन कर रहे हैं तो उसमें बच्चे को प्रतिभागी बनाइए, उसकी राय लीजिए कि नहीं इसमें और क्या चेंजेस लाने चाहिए। यदि स्कूल के लिए आप नई नियम या कानून अनुशासन की कोई चीजें बना रहे हैं तो उसमें भी बच्चों की राय लेने चाहिए कि नहीं इसमें ये नियम सही है कि नहीं सही है। यदि आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं तो उस पर अपनी राय दीजिए। तो ये होता है बच्चों को प्रतिभागी बनाना, कि हर चीज में बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए, सिर्फ पढ़ाई लिखाई और ज्ञान के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि हर एक चीजों में बच्चे क्या होने चाहिए, प्रतिभागी होने चाहिए। अगला देखिए, विभिन्न प्रकार के मुद्दों को मूर्त घटनाओं से संबंधित करके उन्हें समझाने की क्षमता का, समझने की क्षमता का विकास करना। पर्यावरण के टीचर का एक उद्देश्य होता है कि उसके अंदर अवलोकन क्षमता जैसी चीजों का विकास करे, अवलोकन कौशल हो गया इन सभी चीजों का, ताकि बच्चे जो विभिन्न प्रकार के मुद्दे हैं, अलग अलग प्रकार के मुद्दे हैं, उससे मूर्त घटनाओं से संबंधित कर सके। जिन चीजों को बच्चे घटना अपने जीवन में देखा है उन चीजों से जोड़कर वो उस चीज को समझ सके। कोई मुद्दा, कोई टॉपिक या कोई भी चीज है, यदि बच्चे को चीज समझ में नहीं आ रही तो अपने जीवन में जो उसने मूर्त घटना हमेशा से देखा है तो आप बच्चे के अंदर इस तरह का कौशल विकसित कीजिए ताकि मुद्दों को वो अपने जीवन में घटनाओं का जो अनुभव है उनसे जोड़े और उसे अच्छी तरीके से समझ सके। तो वही है कि विभिन्न प्रकार के मुद्दों को मूर्त घटनाओं से संबंधित करके समझने की क्षमता का विकास करना, कि इस तरीके का आपको बच्चों के अंदर पर्यावरण की क्षमता का विकास करना होता है। निकटतम परिवेश के लिए प्राकृतिक जिज्ञासा और रचनात्मक कार्य का पोषण करना। निकटतम परिवेश मतलब जो उसके आसपास का परिवेश है उसके लिए उसके अंदर प्राकृतिक रूप से जिज्ञासा का विकास करिए कि नहीं ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, सर ये पेड़ ऐसा क्यों है, ये पेड़ पौधे कैसे खाना बनाते, उसके अंदर जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि जितना जिज्ञासा होगा उतना वो भूखा होगा ज्ञान के लिए। और साथ में रचनात्मक कार्य मतलब एक तरह से बात बोला जाए तो सृजनशीलता का पोषण कीजिए। उसका पोषण करने का अर्थ होता है कि उसके अंदर विकास कीजिए रचनात्मकता का, ताकि हर एक चीज को वो अलग ही नजरिए से देखे, हर चीज में वो रचना कर सके, सृजनशीलता उसके अंदर हो, उसके सोच, उसकी बातें सबसे अद्वितीय होनी चाहिए, सबसे अलग हट के होनी चाहिए। तो इन सभी चीजों का भी विकास करना एक पर्यावरण के शिक्षक के रूप में आपका परम कर्तव्य होता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं समझा देता हूं, पर इसे कोई याद करने की चीज नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए ओवरऑल जो बात निकला कि पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, और टॉपिक से क्वेश्चन आता है इसलिए बार बार कह रहा हूं, ये याद करने से नहीं होगा, समझने से होगा कि आखिर हम क्लास में पर्यावरण पढ़ाने गए तो हम क्यों पढ़ा रहे बच्चों को पर्यावरण, ये एक टीचर को जानना चाहिए और सीटेड इस पे क्वेश्चन पूछेगा। पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, बच्चों को समाज के बारे में बताया जाए, जो समाज में कमी है, जो समाज में कमी है, जैसे लिंग रूढ़िवादिता हुआ, जैसे बाल मजदूरी हुआ, समाज में कभी, उन सभी के प्रति क्या बनाया जाए, जागरूक बनाया जाए बच्चों को। पर्यावरण का उद्देश्य होता है कि बच्चों के अंदर अलग अलग कौशलों का विकास करें आप, ताकि वो खुद से अपना मूल्यांकन कर सके कि वो कितना सीखा कितना नहीं सीखा, तथा वो प्रकृति के लिए उसके अंदर जिज्ञासा का विकास हो, उसके अंदर सृजनशीलता का विकास हो। इसलिए हम पढ़ाते हैं पर्यावरण, ना कि इसलिए पढ़ाते हैं कि उसको पर्यावरण के बारे में बताने के लिए नहीं पढ़ाते। पर्यावरण इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि उसके समाज, जो आसपास का समाज है उसके प्रति उसके अंदर समझ विकसित होनी चाहिए। इसीलिए तो पर्यावरण में क्षेत्र भ्रमण आता है और सामाजिक वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कि एक बच्चे को समाज में फला काम के लिए भेजा जा रहा है तो इसमें क्या करना सबसे उचित होगा। तो वो समझ, जब आप उस बेसिक समझ को रखेंगे ना, तो पर्यावरण एक दो क्लास का टॉपिक है, आज पढ़ाऊं कल पढ़ाऊंगा, ये खत्म हो जाएगा। इसे समझने फोकस करिए, ना कि याद करने पे। तो देखिए, तो ठीक है भाई, पर्यावरण का उद्देश्य आपको पता चल गए, लेकिन पर्यावरण के पीछे बड़ी कहानी है। जो ईवीएस आप बच्चों के बुक देखते हैं, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है और बड़ी रोचक कहानी है। शुरू शुरू में जब क्लासेस चलती थी तो ईवीएस की बुक नहीं चलती थी। ईवीएस जगह उनके स्कूलों में 3 बुक चलती थी, जैसे भूगोल की अलग बुक चलती थी, भूगोल नहीं सॉरी, जैसे एसएसटी की अलग बुक चलती थी, आपकी विज्ञान साइंस की अलग बुक चलती थी, और पर्यावरण की आपकी अलग बुक चलती थी। इन तीनों की किताबें क्या चलती थी अलग अलग बच्चों क्लास में। अब अलग अलग चलने की वजह से बच्चों के पास स्ट्रेस ज्यादा आता था, लोड ज्यादा आता था, चीजें समझ में नहीं आती, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता था। देख सुनोगे बिना बोझ के शिक्षा आया था, उसे याद करने की जरूरत नहीं है आपको। तो बिना बोझ के शिक्षा, उसमें यही बात कही गई थी, बच्चों के
बोझ का मतलब पीठ पे बैग का वजन कम करना नहीं था। बोझ का मतलब होता है जो बच्चों के यहाँ बोझ पड़ रहा है, दिमाग में जो स्ट्रेस पड़ रहा है उसे कम करना, क्योंकि वो कक्षा 3-4 के बच्चे हैं। यदि उनके यहाँ दिमाग पे बोझ पड़ेगा तो बचपन में ही अपनी सारी काबिलियत खो देंगे। तो इसलिए उस बोझ को कम करना ही उद्देश्य था बिना बोझ के शिक्षा को। और उसी समय जब इस पे कार्य प्रारंभ हुआ तो पहला काम ये लाया गया कि एसएसटी का मतलब आपका हो गया सामाजिक अध्ययन। तो देखिए देखिए शुरू में बच्चों के यहाँ चलता था सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, और क्या चलता था एक विषय आपका पर्यावरण। ये 3 बुक चलती थी। लेकिन बाद में हुआ बात कि भाई इस 3 बुक के लोड को कम किया जाए, बच्चे अपने बचपन खोते जा रहे हो, स्ट्रेस में चले जा रहे बहुत ज्यादा, जहां उनके अंदर अलग अलग कौशलों का विकास होना चाहिए, सृजनशीलता, अवलोकन क्षमता, वहां वो रट्टू तोता बन जा रहे हैं, स्ट्रेस में चले जा रहे हैं, बस रटना और कुछ नहीं करना, जिससे उनके अंदर विकसित होने वाले कौशल दब जा रहे हैं, वो विकसित नहीं हो पा रहे हैं। तो इस बारे में जब बहुत विचार चला, चीजें आई सामने, तो उसमें एक चीज आई जो इसने ये कहा कि इन तीनों विषय को मिलाकर एक विषय बनाया जाएगा जिसे बोला जाएगा पर्यावरण, और इसे कहा जाएगा ईवीएस, जिसे आप बोलते हैं क्या, ईवीएस, पर्यावरण। और इस तीनों विषय को मिलाकर एक विषय बनाने की प्रक्रिया कहलाई एकीकृत उपागम। एकीकृत उपागम, इन 3 विषयों को मिलाकर एक विषय बनाने की जो विधि कहलाई वो विधि कहलाई एकीकृत उपागम। तो देखिए एकीकृत उपागम में क्या है कि एकीकृत उपागम के अंतर्गत इन तीनों विषयों को मिलाया गया और मिलाकर एक विषय बना दिया गया। अब तीनों विषय को मिलाने का थोड़ी ना था कि 3 किताब था, तीनों का बाइंडिंग बस एक में करके कवर चढ़ा दिए तो हो गया, ऐसा नहीं। उसमें बोला कि नहीं भाई ये नहीं करना है, काम चोरी बिल्कुल नहीं। हम बच्चों के इन तीनों विषयों को इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से डिजाइन करेंगे उनको रोचक लगे, उनको पढ़ने में मजा आए, उनकी समझ को आसान करे और साथ में उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ाए, सृजनशीलता, इन सभी चीजों पे हमें को जोर देना है, ना कि उसको याद करवाने पर। इसलिए कभी भी पर्यावरण का उद्देश्य किसी चीज को याद करवाना, ज्ञान देना नहीं था। हमेशा 1 से 5 प्राथमिक स्तर पर हर विषय का उद्देश्य होता है कौशलों को विकसित करने पे, ना कि किसी चीज को याद करवाने पर, उसका ज्ञान देने पर। इस बात को एकदम पॉइंट कर लीजिए। तो तीनों विषय को एक में मिलाकर बना दिया गया एक किताब पर्यावरण, और जिसे बोला गया एकीकृत उपागम। तो एकीकृत उपागम आया, तो एकीकृत जब उपागम आया तो वहां एक बात उठा कि हम बनाएंगे थीम। हम क्या बनाएंगे, थीम। तो वहां एक बात उठा कि हम बनाएंगे थीम। ऐसे हम तीनों विषय को एक में नहीं मिलाएंगे कि 3 किताबें तीनों को एक में जोड़कर ऊपर से कवर चढ़ा दे, लो भाई एक मिल गया, हो गया भाई वीयर्स, ऐसा नहीं। तो उन्होंने बोला कि पहले बनाया जाएगा थीम, और थीम बने, जैसे एक थीम था आवास, एक थीम था आपका परिवार और मित्र, एक थीम था आपका भोजन, एक थीम था आपका जल, एक थीम था आपका यात्रा, और हम चीजें कैसे बनाते हैं, ऐसे, और हम चीजें कैसे बनाते हैं। इस तरीके से पूरे 6 थीम बनाए गए। और इस थीम का काम क्या था, अब समझिए इस थीम का काम क्या था। परिवार और मित्र में 4 और उप थीम है, वो भी आगे पढ़ेंगे। पहले समझिए कि थीम का काम क्या था। थीम का काम यह था कि जैसे आवास, आवास मतलब कि घर जहां पे लोग रहते हैं। अब सामाजिक विज्ञान में घर से जुड़ा हुआ जो भी पॉइंट होगा वो इसके अंदर आएगा, कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत घर से जुड़ा हुआ जो भी पॉइंट हो इसके अंदर लाइए, चाहे पेड़ पौधे पशु पक्षी कुछ भी हो। विज्ञान में घर से जुड़े हुए जो भी पॉइंट उसको यहां लाइए, और पर्यावरण में घर से जुड़े हुए जो पॉइंट है उसको यहां लाइए, कलेक्ट कीजिए, और कलेक्ट करके उसके ऊपर एक कहानी बनाइए, और फिर उस कहानी को आपको इस किताब के अंदर प्रिंट करना होगा। यह था थीम का काम। जैसे परिवार एवं मित्र, परिवार और मित्र से जुड़ा हुआ सामाजिक विज्ञान में जो भी टॉपिक था उसे अलग निकाला गया, विज्ञान से जुड़ा हुआ भी टॉपिक अलग निकाले, पर्यावरण में भी परिवार से जुड़ा हुआ टॉपिक अलग निकाले। अब जब विज्ञान पर्यावरण सामाजिक विज्ञान में से परिवार से जुड़ा हुआ टॉपिक निकाल लिए, तो उन टॉपिक को लेकर, उन पॉइंट को लेकर एक कहानी की रचना की गई, जो बच्चों को जिज्ञासा सृजनशीलता इन सभी चीजों को विकसित करने में मदद करे। अब फिर उन्हीं कहानी को प्रिंट किया गया किताबों के अंतर्गत, इस बुक के अंतर्गत, जो आज के टाइम पे बच्चे पढ़ते हैं। तो ये थीम का सबसे बड़ा रोल था कि कहानी के माध्यम से सिखाया जाएगा, बच्चे बहुत आसानी से सीखेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये थीम का बहुत बड़ा रोल था
कि हर सब्जेक्ट को, हर पॉइंट को एक में मिक्स करना, अंतर संबंधित करना, कि सभी सब्जेक्ट को एक जगह जोड़ दिया थीम ने, और एक जगह जुड़ने की वजह से बच्चों को समझने में बहुत आसानी हुई, और कहानी के रूप में होने से बच्चे कल्पना करना शुरू किए, जिसके उनके अंदर सवाल, जिज्ञासा, ये सारी चीजें उत्पन्न होना शुरू हो गई। तो ये थीम का बहुत बड़ा क्या था, रोल था। तो फिलहाल देखिए जो पॉइंट है यहां से ये समझिए। एक बार मैं बैटरी चेक कर लेता हूं कि भाई कहीं डिस्चार्ज तो नहीं, आवाज बड़े कट जाते हैं। 1% बैटरी हो गई तो कुछ देर इंतजार करिए, मैं बस तुरंत गया, तुरंत बैटरी चेंज करके आता हूं। हेलो, हाँ आवाज आ रहा है भाई। तो देखिए ईबीएस में जो पॉइंट, पहला चीज, एकीकृत उपागम क्या है। एकीकृत उपागम के अंतर्गत विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, या जिसे आप सामाजिक विषय भी बोलते हैं, सामाजिक विषय या सामाजिक विज्ञान भी बोलते हैं, और पर्यावरण को मिलाकर एक पुस्तक बनाई गई जिसे पर्यावरण कहते हैं। हम जान रहे पर्यावरण को मिलाकर फिर नाम भी पर्यावरण ही रख दिया गया, जिसे पर्यावरण कहते हैं। तो एकीकृत उपागम का मतलब यही है कि तीनों किताबों को मिलाकर एक किताब के रूप में बनाना, एकीकृत करना, एक जगह सभी को समेट देना ही एकीकृत उपागम है। और इससे हमेशा क्वेश्चन आता है कि तीनों को किसमें एक में मिलाया गया, तो विज्ञान था, सामाजिक विषय, पर्यावरण, तीनों को एक में मिला के एकीकृत उपागम। दूसरा पॉइंट, क्लास 3, 4 और 5 में ईवीएस की बुक चलती है, या बोले हम पर्यावरण की बुक चलती है। तो आपसे पूछता है कि कक्षा 1 और 2 में हम ईवीएस कैसे पढ़ाते हैं। तो कक्षा 1 और 2 में ईवीएस या बोले पर्यावरण को गणित तथा भाषा विषय में पढ़ाते हैं। तो देखिए 3, 4, 5 में तो ईवीएस की बुक चलती है, आपको भी पता है। 1 और 2 में ईवीएस को गणित में मिक्स करके पढ़ाया जाता है, और ईवीएस को किसके अंतर्गत, भाषा में। और ये क्वेश्चन भी बहुत पूछता है कि 1 और 2 में पर्यावरण कैसे पढ़ाया जाता है, गणित और जो भाषा, लैंग्वेज की जो भी बुक हो गई, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज की बुक, उस लैंग्वेज के बुक में पर्यावरण को मिक्स करके पढ़ाया जाता है। मतलब कि गणित में पर्यावरण के कुछ पॉइंट दे दिए जाते हैं, कुछ पॉइंट भाषा में दे दिए जाते हैं, और बच्चे वहीं पढ़ लेते हैं, कोई अलग से बुक नहीं चलती है। तो ये था एकीकृत उपागम की, जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण सभी को मिलाकर एक पुस्तक बनाई गई। 3, 4, 5 में पर्यावरण ईवीएस चलता है। 1 और 2 में ईवीएस को गणित और भाषा विषय के साथ पढ़ाते हैं, विषय के साथ पढ़ाते हैं, लिख लीजिएगा, ज्यादा उचित होगा विषय में पढ़ाते के बजाय, विषय के साथ पढ़ाते हैं। एकदम समझ लीजिए, एक एक पॉइंट बताऊंगा, बस दिमाग में रखे रहिए, याद मत करिएगा इसे। तो अब बात आप तो पढ़ लिया कि भाई कि क्या होता है, पर्यावरण के उद्देश्य क्या थे, क्यों हम पर्यावरण पढ़ाते हैं। दूसरा पॉइंट आपने पढ़ा कि पर्यावरण विषय बना कैसे। 3 विषयों को मिला के एक विषय बनाया गया पर्यावरण, जिसे बोला गया एकीकृत उपागम। 3, 4, 5 में ईवीएस चलता है। 1 और 2 में ईवीएस को भाषा या फिर गणित में मिक्स करके पढ़ाया जाता है, उसी किताब के अंतर्गत होता है, उसी में बच्चे पढ़ते हैं। आगे देखिए थीम, पर्यावरण के कुल 6 थीम है, इसके नाम आपको याद होने चाहिए। पहला आश्रय, आवास, जब घर होगा, आवास होगा, घर होगा, तो घर में परिवार और मित्र आएंगे जाएंगे। जब परिवार और मित्र आएंगे जाएंगे तो भोजन की जरूरत पड़ेगी, और जब भोजन पाएंगे तो पानी की भी जरूरत पड़ेगी, और जब खाना पानी सब मिल जाएगा तो बस एक ही काम है, टहलना, घूमना फिरना, मतलब क्या करना, यात्रा करना। और जब यात्रा करेंगे
तो एक ही काम होगा इस बारे में बात करना कि हम चीजें कैसे बनाते हैं। और क्या बात रहेगा, जब घर मिल गया, घर में परिवार के लोग हो गए मित्र, परिवार मित्र को भोजन मिल गया, भोजन के साथ पानी मिल गया, पानी के बाद क्या करेंगे, वो खा पी के यात्रा, और यात्रा करने के बाद अगला चीज आता है हम चीजें कैसे बनाते हैं, गप मारेंगे। तो ये क्या है, थीम है, और इसी थीम के आधार पर पर्यावरण की बुक को बनाया गया है। वो जो तीनों किताबों को एक में मिलाया गया था ना, वो इसी थीम के आधार पर मिलाया गया है। और परिवार एवं मित्र को 4 उप थीमों में बांटा गया, 4 उप थीमों या उप विषयों में बांटा गया। पहला है संबंध, दूसरा है कार्य और खेल, तीसरा है जानवर और चौथा है पौधे। परिवार और मित्र के अंतर्गत 4 उप थीम है, पहला संबंध, दूसरा कार्य और खेल, तीसरा जानवर और चौथा पौधे। तो पूछेगा कुल कितने उप थीम है, 5, कुल कितने उप थीम है, 6 है। परिवार और मित्र के अंतर्गत कुल कितने उप थीम है, 4 है। उप थीमों की संख्या 4 है जो कि आता है परिवार और मित्र के अंतर्गत, और टोटल कुल कितने थीम है, 6 है। तो इसको बिल्कुल लिख लीजिए, याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, समझ लीजिए। अब आपसे कभी कभी ये पूछ रहा था भाई थीम क्यों बनाया गया है, क्या जरूरत पड़ी थीम बनाने की। तो अभी मैंने आपको बताया कि थीम क्यों बनाया गया, ताकि तीनों विषयों को पॉइंट को एक जगह रखा जाए और उस पर एक कहानी बना के बच्चों के सामने दर्शाया जाए। तो थीम क्यों बनाया गया, इसके ऊपर मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूं ताकि आपको समझ आए। जैसे थीम बनाया क्यों गया, यह संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है। देखिए थीम इसलिए बनाया गया जो संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ है, मतलब संयुक्त मतलब जो सामाजिक विषय के भी कुछ पॉइंट थे घर से, विज्ञान में भी कुछ घर से जुड़े हुए पॉइंट होते हैं, और कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि जो आपके पर्यावरण से भी जुड़े होते हैं, उसमें भी घर के पॉइंट मिलते हैं। अब जैसे मैं बोलूं सामाजिक विषय में भूगोल आता है, अब भूगोल में घरों से जुड़े हुआ पॉइंट होता है कि राजस्थान का घर ऐसा तो यहाँ घर ऐसा। पर्यावरण में भी पॉइंट आता है कि कहाँ के घर कैसे होते हैं। विज्ञान में भी घरों से जुड़े हुए पॉइंट आते हैं कि भाई जैसे घर के पॉइंट आते हैं, घर के दीवार को दोहरा क्यों बनाया जाता है। यदि आपने एनसीईआरटी की बुक ईवीएस पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा कि एक ही चैप्टर में देखेंगे विज्ञान से जुड़ा हुआ पॉइंट भी होता है, सामाजिक विषय से भी जुड़ा हुआ पॉइंट होता है, पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ पॉइंट होता है। तो यह संयुक्त कर देता है, ये तीनों विषयों को एक जगह मिला देता है, और परस्पर संबंधित, क्योंकि तीनों विषयों के घर वाले पॉइंट को एक जगह रखता है तो सभी चीजें एक दूसरे से संबंधित हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, जिससे समझ को सक्षम बनाता है, जिससे बच्चे उस चीज को समझने में उनको आसानी होती है, उससे अपने दैनिक जीवन से जोड़कर समझ पाते हैं। इस तरीके को पॉइंट रहेंगे तो सही रहेगा। थीम क्यों बनाते हैं, यह समझने को आसान बनाता है, बहुत सही बात है भाई। ये कहानी के माध्यम से आप समझाते हैं, सभी पॉइंट को एक जगह एक दूसरे से जोड़कर समझाते हैं, तो ये समझने को आसान बनाता है। यह विद्यार्थियों को उनके अनुभव से सीखने में मदद करता है, बिल्कुल सही चीज। जब आप कहानी लिखते हैं तो उसमें ऐसे पॉइंट, ऐसे चीजों को लिखते हैं जो आप विद्यार्थी अपने जीवन में अनुभव किया रहता है, और जब वो उस कहानी को पढ़ता है घर का या जल का या यात्रा का या भोजन के बारे में, तो वो अनुभव करता है अरे हाँ ऐसा तो मेरे भी साथ हुआ है। तो वो अपने अनुभव, अपने दैनिक जीवन के जो अनुभव होता है उनसे जोड़ के उस चीज को पढ़ता है, क्योंकि कहानी तो उसको इंटरेस्टिंग लगती है, और अपने जीवन को जोड़ के पढ़ता है तो अपने को उस किरदार के रूप में देखता है, और फिर उसी तरीके से उसके दिमाग में सवाल उठने लगते हैं जो उस किताब में लिखे रहते हैं कि ये कैसे होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो उसके अंदर भी जिज्ञासा टूट पड़ती है, इस बात तो सही भाई, हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, लेकिन देखे तो हैं। तो ये विद्यार्थियों को उनके अनुभव से सीखने में मदद करता है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा किस पे आधारित है, थीम पर। जो राष्ट्रीय पाठचर्या है उसकी रूपरेखा किस पर आधारित है, ईवीएस की थीम पर आधारित है। तो ये आपके थे कुछ पॉइंट। तो अगले सेशन में मिलूंगा पर्यावरण के, जिसमें हम एनसीएफ 2005 के बारे में पढ़ेंगे, कुछ शिक्षण विधियां हैं। मुझे लगता है अगले सेशन में आपका पर्यावरण भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि देखिए मूल्यांकन की विधियां मैथ में मैंने सारी पढ़ा डाली हैं। मूल्यांकन के बारे में सीडीपी में मैंने पढ़ाया है। आप यदि मूल्यांकन हो गया, शिक्षण विधियां हो गई, ये सारी चीजें नहीं पढ़े हुए हैं तो एक बार जो सीडीपी का सेक्शन है ज्यादा लंबा नहीं है, 20-21 18 या 20 वीडियो होंगे मैथ में, 18-20 वीडियो होंगे सीडीपी में, और कंप्लीट है बिल्कुल डिटेलिंग के साथ में। आप जाइए, छोटी छोटी वीडियो आप देखिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और देखिए रिव्यू दीजिए, मजेदार लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में पर्यावरण के। गुड लक, जय हिंद।